अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट्स में आज इंतखाब हुआ, जिसके नताइज का सिलसिला जारी है। इन इलेक्शंस के अलावा इस वक्त मुल्क में जिन इंतखाबात के हवाले से तनाज़ा है वो आइंदा आम इंतखाबात हैं जो 2023 में शेड्यूल्ड हैं। सितम ज़रीफ़ी ये रही कि कमोबेश पाकिस्तान के तमाम आम इंतखाबात तनाज़ात का शिकार रहे, लेकिन इस्लाहात का जब भी मौका आया ये इस्लाहात छोटे छोटे वक्ती सियासी फ़ायदों की नज़र होती रही। आजकल भी मुल्क में PTI हुकूमत का इलेक्शन इस्लाहात बिल ही बहस, तनाज़े और इख्तिलाफ का मौजू बना हुआ है। 49 निकात पर मुश्तमिल बिल के 2 निकात इस वक्त खास तौर पर बहस का मौजू हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक। कौमी असम्बली से बिल मंजूर हो चुका, सेनेट में दरपेश मुश्किल के बायस हुकूमत ने अब इसे ज्वाइंट सिटिंग से मंजूर कराने की हिकमत अमली तय की है। सियासी जमातों के अलावा इलेक्शन कमीशन भी इस तनाज़े का एक अहम फरीक बन के उभरा है और हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पर अपोजिशन से पैसे लेने और साजबाज तक का इल्ज़ाम लगा दिया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर चुके हैं। क्या इलेक्शन कमीशन इन इल्ज़ामात का सख्त जवाब देगा या दरगुजर करेगा? दूसरी जानिब विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी ने ऐलान किया है कि 2023 के इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। असद उमर ने बताया है कि मरदमशुमारी इंतखाबात से पहले लाजमी की जाएगी, मगर इन सियासी हालात में क्या ये मरदमशुमारी मुमकिन भी हो पाएगी और फिर पहले की तरह मुतनाज़े तो नहीं होगी? सब इस पर इत्तफाक कर लेंगे। इन्हीं सवालों पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ मैं कुंवर दिलशाद साहब आपसे करना चाहूँगी। एक आइनी इदारा जिसको लेकर तमाम ही जमातें वक्तन फ़वक्तन अपने एतराज़ात या शिकायत का इजहार करती रही हैं, मगर अभी जैसा हमने आगाज़ में सुनवाया, अभी हुकूमत कह रही है कि आइनी इदारे का किरदार ऐसा बनकर आ रहा है कि तासुर बन रहा है, हुकूमत खिलाफ है शफाफ इंतखाबात के। मुझे सिर्फ पहले ये बता दीजिएगा कि जो भी हालिया तनाज़ा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान हुआ है, सिर्फ जज्बातियत है या वाकई कुछ ठोस हक़ाइक़ हैं इसके पीछे? देखें जी, बहुत अहम मसाइल पर हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी अहम बात है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक जदीद तरीन मॉडर्न है, अपना टेक्नोलॉजी है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए और हम सब इसके हक़ में हैं। लेकिन इसके बारे में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो उसकी ओनरशिप है, जिसने ये इंतखाबात करवाने हैं, उस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इस पर एतमाद करते हुए 37 के लगभग उन्होंने एतराज़ात दाखिल करवा दिए। हुकूमत को ही बता दिया, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सेनेट को ही बता दिया। लेकिन सारी सूरत हाल को देखते हुए यहाँ हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी बड़ी अहम थी। उनकी वफाकी वज़रा जो हैं वो ज़ाहिर हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए था कि जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने एतराज़ात चेयरमैन सेनेट कैमा कमेटी के चेयरमैन ताज हैदर को पेश किए, तो उसी वक्त कहते जनाब ठीक है, आपके एतराज़ात हमने पढ़ ली हैं, देख ली हैं, हम इसमें एक कमेटी मुकर्रर कर देते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नादरा और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है, जो बड़े माहिरीन हैं, उनके ऊपर एक कमेटी बना देते हैं। वो चंद रोज़ में इसके तमाम सवालात का जवाब जो है वो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम फैसला कर लेते हैं। उसके बरक्स हमारे इन वज़रा ने इलेक्शन कमीशन पर खुदकश हमला नहीं किया, उन्होंने खुदकश हमला कर दिया हुकूमत पर। अब ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने क्या टस से मस होना है, वो तो उनको तो आदत है पुरानी, तो तनकीद सुनते रहते हैं, लेकिन इसके बारे में अच्छा असर नहीं पड़ा। जिस अंदाज से हमारे वज़रा ने इस इलेक्शन कमीशन की को बुरा भला कहने के साथ साथ जो जुमले अदा किए, वो जो बाकी इदारे हैं, जो आइनी इदारे हैं, उनको भी एक सबक मिल जा रहा है, उन पर पैगाम जा रहा है। वो सोच रहे हैं कि आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के साथ जो सलूक किया जा रहा है, तो ये तो फिर आइंदा हमारे साथ भी ये वाक़या पेश आ सकता है। आप ये समझे ये अटैक ऐसे ही हुआ है जैसे नवंबर 97 में सिवरन कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सजाद अली शाह पर अटैक हुआ था। वो अटैक हुआ था फिजिकल, बाकायदा मार धाड़ का। यहाँ लफाजी हो गया तो मामला कोई फर्क पड़ा। उन्होंने हाँ मार धाड़ की। आप साथ हैं, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि ईसी पर ये खुदकुश हमला से ज्यादा हुकूमत के वज़रा ने खुद पर हमला कर लिया। मगर जो हवाला दिया आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, जो वो हवाला दे गए हैं, इस वक्त के हुकूमत तमाम आईनी इदारों को पैगाम दे रही है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमारी जो मर्जी है बस वो होने को है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपके प्रोग्राम में मेरे नॉलेज में इजाफा हो गया कि क्या कि इस मुल्क में आईनी इदारे हैं और अपनी हदूद में रहते हैं। ये मेरे लिए खबर है। देखिए, मैंने 30 साल खाक ही छानी। ये जो सिलेक्शन कमीशन है, और माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन जिसे पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान, कौन सी एक जमात है जिसने इस पे हमेशा धांधली का इल्जाम नहीं लगाया? कोई एक सिंगल जमात मुझे बता दीजिएगा, जीतने वाले के अलावा। दूसरी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे हुकूमत ने इतराज़ा जो लगाया इलेक्शन का, वो वाकई ही नामुनासिब है, गलत है। उन वज़रा ने इमरान खान पर हमला किया मेरी नज़र में, क्योंकि इमरान खान असूलों की सियासत लेके आए थे। उनके वुज़रा बेसिकली असल दुश्मन ही वजीर आज़म के चंद वुज़रा और मशीर है। एक इजाजत दें। कल अता साहब प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि जो आजम सवाती साहब ने बात कह दी इलेक्शन कमिश्नर को या चीफ इलेक्शन कमीशन या वहां पर, वो वजीर आज़म की इजाजत के बगैर इतने बड़े बयानात, एक आईनी इदारे पर पैसे लेने का इल्जाम। अता तारड़ साहब तो कभी गलत बात कहते ही नहीं। अभी मेरे बड़े भाई कंवरदिल साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट में हमले जैसा काम हुआ। वो यार, सुप्रीम कोर्ट के हमले के कुछ एविडेंस बंदे जाके देखो, किस तरह जजों ने कुर्सियों के नीचे छुप के जाने बचाई। फिजिकल गुंडे भेजे गए, बदमाश, किराए के कातल, टारगेट किलर भेजे गए। यार अनबिलीवेबल है। इसने जो किया गलत किया, इन्होंने जो किया आदम सवाती ने या वजीर इत्तलात ने नहीं कहना चाहिए, कोई भी मुहज़्ज़म माशरे में नहीं है। लेकिन ये किस मुंह से अब पीपल्स पार्टी और नून लीग तनकीद करती है? ये तो DG ISI और आर्मी चीफ का रिजाइन मांग रहे थे। ये तो जजों को कह रहे थे उठा के बाहर फेंको। इन्हें आईनी इदारों का एहतराम है। तो सब एक जगह है, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन को आग लगा दो, वो कहते हैं उठा के फेंको। वो गलत है, 100% गलत है, लेकिन मकाफात अमल है। आज आप गलत को सपोर्ट करोगे ना, कल वो आपके गले का फंदा पड़ेगी। ये इमरान खान पछताएंगे। ये एडवाइजरों ने जो जुबान इस्तेमाल की है इलेक्शन कमीशन में, वो अलग बात है कि है सिलेक्शन कमीशन। सईद मेहंदी साहब का जो नवाज शरीफ साहब से रिश्ता है ना, मैं उसका एविडेंस हूँ। लेकिन ये इमरान, इसके बावजूद भी वो आईनी इदारा है, उसका एहतराम हम पर वाजिब था। लेकिन अगर हुकूमत के पास फिर सबूत हैं तो किसी फोरम पर ले आए। मतलब इतनी बड़ी बात कहना सर गलत है। बात है ही इनके पल्ले कुछ। इन्होंने क्या बस फड्डा डालना था, क्योंकि इमरान खान को बदनाम ही ये चंद लोग कर रहे हैं। फिर बड़ा अहम सवाल उठ रहा है कि आखिर मसला किस जगह। इफ्तिखार साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? इफ्तिखार साहब, ये फरमाइएगा कि ऑपोजिशन हुकूमत की नीयत पर, हुकूमत ऑपोजिशन की नीयत पर, इलेक्शन कमीशन की नीयत पर, इलेक्शन कमीशन पता नहीं अपनी इस्तेदाद की वजह से परेशान है या उसको भी EVM समझ नहीं आ रही है, एक दूसरे पर किसी को एतमाद नहीं है, पर कहते सब हैं कि हम अच्छा करना चाह रहे हैं, इस्लाह लाना चाह रहे हैं। ये कैसी इस्लाह है? देखिए, बुनियादी तौर पे इस बात को समझने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पढ़ना चाहिए जिसमें चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब थे और उमर अताउल्लाह बंदियाल और इजाजुल हसन साहब उस फैसले में मौजूद थे। और ये फैसला उन्होंने 2018 में किया। एक दरखास्त थी किसी शख्स मोहम्मद दाऊद गजनवी की, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, उसने 2015 में एक दरखास्त दी थी। वो पेंडिंग पड़ी थी दरखास्त। तो उस दरखास्त में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब 2018 में फ्रीक बन गए। जैसे वो फ्रीक बने तो उस दरखास्त की बाकायदा समाअत शुरू होगी। उस दरखास्त में जो फैसला किया गया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी बुनियाद पे ही ये सारा खेल आजकल चल रहा है। ये 3 जज का जो बेंच था, इसमें उसने ये कहा कि जो पिटीशन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये काम हम छोड़ते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो आई वोटिंग के लिए इंटरनेट, जिसको आई वोटिंग, उसको आई वोटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था पिटीशन में, इंटरनेट वोटिंग को कहा इवॉल्व की जाए with the contribution of the National Database and Registration Authority के जो नादरा का सिस्टम है उससे मिल के ये उसको इस्तेमाल करें। फिर चीफ जस्टिस ने डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नादरा के चीफ दोनों को कि कंप्लीट पायलट प्रोजेक्ट तैयार करें, ताकि इलेक्शन लॉस के को सामने रखते हुए पायलट प्रोजेक्ट तैयार करें। उस पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर फिर अमल करें, ताकि फिर इसमें जो टेक्निकली है, जो मामला है, जो सीक्रेसी है, जो इसकी सिक्योरिटी है, वोटिंग है, ये जो का मामला जो है इसको देखा जाए अंडर सेक्शन 94 ऑफ द इलेक्शन एक्ट अप टू 117। ठीक, ये मामला वहां से शुरू हुआ और अब ये इसके बाद अब आपके सामने है। फिर इसके बाद एक और मसला आया, वो आया
जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तो तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाराजगी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और खुल के उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नीयत पे शक किया और उसका उन्होंने खुल के इजहार सुप्रीम कोर्ट चला गया, खुल के इजहार किया। फिर ये हुआ कि मार्च 2021 के अंदर ये मामला हुआ, इन्होंने शिबली फराज साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने, अब मुझे याद है कि शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है डैमेजिंग कर रहा है, वजह बन गया डेमोक्रेसी के लिए। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में इनके जो ख्यालात हैं इस पार्टी के, वो तो रिकॉर्ड के ऊपर हैं। अभी ख्यालात अच्छे हैं बुरे हैं उनको बेहतर पता है, लेकिन जो दुख की बात है और जो मेरे दोनों दोस्त कह रहे थे जिसपे मुझे दुख है, किसी को ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं और ये कहना है कि आइन से कमीशन को निकाल देना चाहिए और ये कहना हम इसको आग लगा देंगे, ये है वो वजह जो मसाइल पैदा कर रही है। और उनका जिद होना कि हमने कल ही ईवीएम को पास करवाना है, जहां पे वो तमाम शकूक पैदा होते हैं। जो इलेक्शन तब होने वाला है वो इलेक्शन पहले ही मशकूक हो गया, उसके नताइज पहले ही मशकूक हो गए, उसके ऊपर डिबेट ने पहले ही जन्म ले लिया। अब मेरे जो दोस्त कह रहे हैं ए और बी जिम्मेदार होंगे, मैं समझता हूं कि इस सारे शक व शुबहात की वजह आजम स्वाति का वो बयान होगा जिसमें उसने कहा कि हम आग लगा देंगे, इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं और आइन से इलेक्शन कमीशन को निकाल देना। ठीक है, ठीक है भट्टी साहब, ये तो फिर इस्लाह से बढ़कर जिद का मामला बन गया, चाहे हुकूमत है चाहे ऑपोजिशन है चाहे फिर इलेक्शन कमीशन को भी बतौर इदारा घसीट लिया। आशा, एक तो जो आदम स्वाति साहब बयान दी है गैर अखलाकी गैर कानूनी, किसी भी तरीके से उसकी तारीफ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे समझ नहीं आती सिलेक्शन कमीशन के पिछले 20 इलेक्शन पे हर हारने वाले ने धांधली का इल्जाम लगाया, इसने आज तक खुद इस्लाहत क्यों नहीं की? क्या इन्हें मौत पड़ती है? किस लिए अरबों रुपए मुल्क का खाते हैं ये? मुझे बताए ना, 2018 का नून लीग कहती है धांधली हुई, आरटीएस बैठ हमने मान लिया। 2013 का पीटीआई कह रही थी, 2008 पे धांधली के इल्जाम लगे, 2 पे लगे, 97 पे लगे, हर पे लगे। तो इलेक्शन कमीशन पैसे की चीज का लेता है? इसका काम हाल ही इलेक्शन करा रहा है, साफ और शफाफ, बिल्कुल ऐसा साफ और शफाफ। मैं नहीं कहता इलेक्ट्रॉनिक मशीनिंग से हो जाइए, अपोजिशन इस पे बैठे अपने आईनी एक्सपर्ट लेके जाए, कानूनी एक्सपर्ट लेके जाए, बेशक 6 महीने पायलट प्रोजेक्ट से शुरू करें, छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करें, लेकिन यार इस धांधली के चैप्टर को बंद तो करना है आशा। मतलब है फिर 23 में कराते हैं, जब भी कराते हैं अगले दिन हारने वाले सब फिर कहेंगे धांधली होगी, तो क्या करोगे? फिर कमर सारी उम्र इस कौम को लड़ाते ही रहना है। ये फिर कमर दिलशाद साहब बताएंगे, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सर आप रह चुके हैं, इस इदारे की तो जिम्मेदारी शफाफ इंतखाब है, एक ही पहाड़ा पड़े जा रहे जब इलेक्शन होता है सर, तो शफाफ इंतखाब की तरफ ये इदारा नतीजा क्यों नहीं दे पाता है? कमजोर इस जगह पर है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि माजी में जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1970 के बाद जितने भी आए, उनका ताल्लुक था आला अदलिया से। तो जज हजरात बड़े ठंडे मिजाज के होते हैं, उनमें करंट नहीं होता, वो बड़े खामोशी के साथ हालात को देखते हैं और नजरिया ज़रूरत के तहत अपना काम करके घर चले जाते हैं। अब ये इत्तेफाक ऐसा हो गया, जो 22वीं हमारी आईनी तरमीम आई तो उसमें आया कि भाई चीफ इलेक्शन कमीशनर जो है वो आला अदलिया के अलावा भी किसी को भी ब्यूरोक्रेट हो या एडवोकेट हो या सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के प्रेसिडेंट हो, बार काउंसिल के प्रेसिडेंट हो, किसी को भी चीफ इलेक्शन कमीशनर जो है वो लगाने का एक रास्ता खुल गया। उसमें ये पहली मरतबा एक ब्यूरोक्रेट चीफ इलेक्शन कमीशनर आए जो मुख्तलिफ सूबों में चीफ सेक्रेटरी भी रहे, वफाकी सेक्रेटरी भी रहे। अब ये मामला इन्होंने जब आके देखा कि हालात इस तरह से जा रहे, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने सबसे पहले अपनी गैर जानबदारी और रिट काम करने के लिए डस्का के इलेक्शन को सामने रखा। जब डस्का के इलेक्शन में चीफ सेक्रेटरी ने या आईजी ने या डीआईजी ने उनके टेलीफोन को अटेंड नहीं किया तो उनको नोटिस जारी कर दिया। उनका फैसला चंद रोज में आने वाला है और वो भी बड़ा चशमकुशा होगा। अच्छा, बहुत बड़ा फैसला। इसके बाद जो है वो बहुत बड़ा फैसला है। हमें पता है कि चीफ सेक्रेटरी ने किस अंदाज से आके इलेक्शन कमीशन में अपनी माफिया मांगी है, जिस अंदाज से होगा, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमने भी देखा, हमने भी अपना दौर देखा। इलेक्शन कमीशन कोई नई तारीख बनाने जा रहा है। नया एक सिस्टम आ गया है। इंडियन इलेक्शन कमीशन के भी वो तर्ज अमल को देखते रहे हैं, तो उन्होंने आके ये अब आ गया नंबर 1, ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सिस्टम बड़ा अच्छा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, हम इसके बड़े हामी रहे हैं, अब भी हामी हैं। लेकिन जिस वक्त ये सामने आपके सामने रिपोर्ट आई, उसका तमाम तज्जिया किया,
तो इलेक्शन कमीशन ने अपने ज़राए से, अपनी कंसल्टेंसी से, अपने जो उनके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन थे, जो उनसे राय ली, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर बड़ी खराबियां हैं। और अब आप ये देखें कि दुनिया में जमहूरी मुल्क है 168, तो 168 ममालिक में सिर्फ 9 ममालिक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नफाज है और बाकी सब ने इसको गैर कानूनी करार दिया हुआ है। जर्मनी, नॉर्वे, बड़े बड़े ममालिक जो हैं, बरतानिया, यहाँ तब लोगों ने इसको गैर कानूनी करार दिया। हाईलैंड ने भी गैर कानूनी करार दे दिया। तो ये इस लिहाज से हम ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम ज़राए वसाइल को देखते हुए जब रिपोर्ट तैयार की तो उन्होंने अपने तफाज़ात का इज़हार किया कि ये 9 ममालिक भी हैं, इनमें से कोई लिया जा सकता, क्योंकि जो एतराज़ात है उनमें है कि ईवीएम जो है वो ना धांधली रोक सकता है और वोटर की शनाख्त भी मख्फी नहीं रहेगी। तो ये जो 9 ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसमें से कोई रोल मॉडल निकाल सकते हैं, इम्प्लीमेंट हो सकता है? इसमें बड़ा अहम बात यह है कि मैंने इंडिया की जो मैंने देखी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़ी मार्केटिंग की इंडिया के चीफ इलेक्शन में थे, लेकिन वहाँ हमारे हाई कमिश्नर थे वहाँ दिल्ली में शाहिद मलिक साहब, उन्होंने मुझे बड़ी अहम डॉक्यूमेंट दिए कि जनाब इसमें ये खराबियाँ हैं। जब हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये पेश की इंडिया वालों को तो घबरा गए, कहते हैं नहीं हाँ जी हर सिस्टम में जराइम पेशत होते ही हैं, मगर इसमें एक ऐसी चिप लगा दें, $10 की चिप आ जाती है तो सारा रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा। ये आप मगर ये सबूत हमारे पास आए हैं, आपकी सिविल सोसाइटियों ने दिए हैं, आपके तमाम लोगों ने हमें पेश किए हैं, देखें आप पढ़े, तो उसका वो जवाब नहीं दे सके। तो वो यही चीज़ हमने दुनिया भर में देखी है। मैंने कनाडा में देखी, अमेरिका देखा, थाईलैंड में, फिलिपाइन में, नॉर्वे में, इंडिया के साथ साथ तमाम ममालिक को हमने देखा, तो उसमें कोई ना कोई इसमें ख़राबी है। अब आपकी मैं अर्ज़ करूँगा आपसे, हमारे मौजूदा सदर साहब का बड़ा इदराक है, वो इलेक्टोरल सिस्टम को बहुत समझते हैं। उन्होंने 2016 में थाईलैंड का विज़िट किया, मुशाहिद हुसैन सईद भी थे वहाँ। जब उन्होंने विज़िट किया तो हमारे आरिफ अलवी साहब ने एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को, तो उसमें कहा कि सारा फ्रॉड है, ये तो भाई ये तो टेम्परिंग हो जाती है, ये तो सिस्टम बड़ा अच्छा नहीं है। थाईलैंड का मैं देखा, मैंने गौर खोज किया, वो रिपोर्ट कौमी असम्बली में मौजूद है। तो अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद अचानक जो है इसमें गलतियां दूर हो सकती हैं, आशा बात नहीं है इसके अंदर। इसमें जितनी भी टेक्निकलिटी है, खराबियां हैं जितनी भी है, सब दूर हो जाएंगी। लेकिन इसका तरीक़ेकार जो इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ बता दिए, उन एतराज़ात को दूर करना, खामियों को दूर करना, मैं उसकी तरफ भी आती हूँ कि क्या ईवीएम का इस्तेमाल हर तरह की मैनिपुलेशन रोकेगा? मगर अभी आपने एक बात की कि नया इलेक्शन कमिश्नर हम देखेंगे। मेरा एक सवाल है आपसे, जिस तरह की स्टेटमेंट्स वुज़रा की जानिब से दी गई हैं, इसको लेकर क्या इलेक्शन कमीशन कोई बड़ा फैसला दे सकता है? एक अदालत का रोल भी किसी हद तक, फैसला साज का रोल भी रखते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन? इसके बारे में इलेक्शन यस बताता हूँ मैं आपको। ये इलेक्शन कमीशन वो तो है नहीं 2018 का। सरदार रजा साहब को के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े जुमले अच्छे खासे कसे अच्छे इनामात दिए, बड़े सख्त किस्म के जुमले अदा किए, घर चले गए खामोशी। अगर वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चले जाते तो मामला तय हो जाता, लेकिन बहरहाल जजों में करंट नहीं होता ना। अब आगे चले आप इसमें ये देखें कि हमारे मौजूदा जो नहीं, मैं बताता हूँ जी कंवर साहब, मैं बताता हूँ इसमें ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, ये मैंने जवाब देना है? जी सर। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास वही इख्तियारात हैं जो हाई कोर्ट के जजों के पास होते हैं। इनको आइन के आर्टिकल 204 के तहत ये अपना जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा सकते हैं, चार्जशीट भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इन्हें वो भी इख्तियारात हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 है, उसमें वजह तौर पर इख्तियारात दिए गए हैं। इसी तरह इनके पास आइन का आर्टिकल 163(1) है, जिसके तहत डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, जिसमें ये तलाल चौधरी, दानियल अजीज़ और ये जो आपके निहाल हाशमी ये जो डिस्क्वालीफाई किए गए थे वो इसी आर्टिकल 163(1) के तहत किए गए थे। और दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि इजलास भी होने जा रहा है इस मामले को लेकर, क्या इसके ऊपर कोई सख्त एक्शन, इनमें से कोई शिक का इतलाक भी हो सकता है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े बयान दिए गए हैं वज़रा की जानिब। ये सारी शिकें लगेंगी, आप देखते रहिए। आप क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी रिट बचानी है, अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपना रिट बचानी है। अगर खामोशी इख्तियार की जाए तो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाब कैसे करवाएंगे और 2023 के इंतखाब कैसे करवाएंगे? वो दोनों अपनी रिट बचानी है, अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है। और एक और बड़ी बात है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनका ओहदा है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेशक ब्यूरोक्रेट हों, लेकिन इनका ओहदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। ठीक तो इस लिहाज से ये सारे मामला जो हम आहिस्ता आहिस्ता टर्न बाई टर्न सामने आने हैं, लेकिन ठंडे दिल से चलेंगे, बड़े आराम आराम से, ताकि ठंडे तरीके से, मगर एक लग रहा है कि सख्त अंदाज भी होगा। कंवर साहब साथ रहिएगा। जी इफ्तिखार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही सवाल रख लें कि वजीर ममलिकत फारूक हबीब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो तहफ्फुजात दे रहा है, दरअसल वो अपनी इस्तेदाद कार पर सवाल उठा रहा है। मेरा ख्याल है कि जो कुछ कहा गया कि ये सारा इलेक्शन कमीशन जो है वो गलत है, इसके एतराज़ात अहम काना हैं, ये अपोजिशन का हेड क्वार्टर बन गया है, छोटी छोटी जमातों का आला कार बन गया है, सब कुछ इन्होंने जो कहना था कह दिया। और इसके जवाब में जो कंवर साहब ने फरमाया है वो भी आपने सुन लिया। इनका आर्टिकल 204 इलेक्शन कमीशन के पास कंटेम्प्ट के साथ इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 10 163G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हम बहुत बड़े किसी क्राइसिस में जाने वाले हैं? ये है वो सवाल जो मुझे खौफजदा कर रहा है, और मुझे नजर आ रहा है कि ये क्लैश ऑफ टाइटन्स होगा। अच्छा। क्योंकि इमरान खान के जो साथी बैठे हुए हैं वो ये क्लैश करवा कर ही रहेंगे, और इसी क्लैश में उनका फायदा है, क्योंकि अगर ये क्लैश नहीं होगा तो उनका अगले इंतखाबात में कामयाब होना मुमकिन नहीं नजर आता। उन्हीं को भी पता है, और वो 5 साल जो लेना चाहते हैं वो इसी तरीके से उनको मिल सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जाए किसी को कुछ समझ ना आए। अब देखें, मतलब आप ये कह रहे हैं इफ्तिखार साहब माजरत के साथ कि आईनी इदारों में इतना बड़ा इख्तिलाफ और लड़ाई पैदा कर दी जाए, वो इनकी अगली टर्म को सिक्योर करेगी। यस बिल्कुल, ये बड़ी अजीब बात नहीं है, ये बड़ी समझने की बात है। समझिए जरा प्लीज, कौन करवा रहा है और कौन ये तमाशा देख रहे हैं। जिस वक्त इलेक्शन एक्ट 2017 की तरमीम पेश हुई पार्लियामेंट के अंदर, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे पर किताबें मारी गई, जो तमाशा वो हुआ, मेरी 69 ईयर्स एज है, मैंने ये तमाशा पाकिस्तान की पार्लियामेंटों में कम से कम नहीं देखा था। ठीक है, ये कहा गया कि जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया उस पर राय ये थी कि वो आइन के आर्टिकल 51 से मुतसादम है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब बिल में एक काम अजीब किया गया कि जो वोटिंग लिस्ट बनानी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से छीन के एक और अदारे को दे दी गई जी। तो बात ये है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को के पास जो इख्तियार, जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो 2017 के एक्ट के में है, उनको क्यों नहीं एक्सरसाइज करने की इजाजत दी जा रही? जी बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल आपने उठा दिया। अब सवाल नहीं, आखिर में जी कीजिए। मेरी तरफ से जी ए जीते, बी जीते, सी जीते, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आईनी अदारों की तौहीन जिस तरह करने पे कुछ लोगों को बहुत शोर मचाने की आदत पड़ गई है कि क्यों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लिया जाता है, क्यों DGISA का नाम लिया जाता है, तो हम इसलिए उसको बुरा समझते हैं कि वो आईनी अदारे के 2 अफराद हैं, इसलिए उन पर तनकीद होती है कि आईनी अदारों के सरबराहों को तनकीद का निशाना न बनाया जाए। अगर वहां पे हम ये इख्तियार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक आईनी इदारा है। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। भट्टी साहब ने बहुत कुछ एक्सप्रेशंस में कहने की कोशिश की, मगर जो इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि इरादतन तसादुम है, क्या वाकई ऐसा है? यहीं से बात आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। भट्टी साहब, इफ्तिखार साहब कह रहे हैं तसादुम इरादतन है। गुज़िश्ता रोज ताज हैदर साहब हमारे प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि सब कुछ बड़ा स्मूथ था, एकदम लगता है हुकूमत की तरजीहात में कुछ फर्क आया है। सर वाकई इरादतन मामलात खराबी की जानिब है? देखें आशा, बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क में, हमारी सियासी सोचना थोड़ी सी आलूदा हो गई है। हमारे लीडर, पार्टियों के सरबरा, जो बंदा ज्यादा बदतमीजी करे, पार्टी के मुखालफिन को बुरा भला गाली दे, उसके लिए तालियां बजाते हैं। इस सोच ने सियासत जो खिदमत और इबादत थी, इसे थोड़ी सी गाली बना दी है। इस सोच में बहुत साफ सुथरे सियासतदान है, मतलब है ये कल्चर है। मुझे याद है मरियम नवाज साहबा ने, तलाल चौधरी ने जजों के बारे में बड़ी बदतमीजी की तो तालियां बजवाई मीटिंग में, वेल डन।
जब ये सोच लेकर आप जाओगे, शायद वो सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा ना हो, मुझे नहीं पता वो आईनी इदारा है कि नहीं है, क्योंकि मैं तो आज पहली दफा मुझे पता चल रहा है सिर्फ इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जिसने मैं आइन को तबाह कर दिया है। आज तक मैंने कोई शफाफ इलेक्शन इसके नहीं हाथों देखा। हम इसको डिफेंड कर रहे हैं उस वक्त से। और भाई इसने बेहतरी के लिए क्या क्या किया। कहते हैं इलेक्शन कमीशन 70 के बाद जज आते रहे, आया बंदा कि आर्टिकल 204 है, आर्टिकल 163 जी है। सुप्रीम कोर्ट निहाल हाशमी या उसको दूसरों को सुप्रीम कोर्ट ने नहल किया, इसने किया। इसने आज तक किया क्या? इसको पिटीशन जाए 6-6 साल फैसला नहीं होता, अगला इलेक्शन आ जाता है। इसकी नाकस कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान की सियासी जमातें एक दूसरे की दुश्मन हो गई, इसकी नाहलियों की वजह से। ये कड़वा सच है। की नाहली की वजह से सियासी जमातें दुश्मन होगी एक दूसरे नहीं, पर इलेक्शन कमीशन के लिए तो कानून साजी मुअस्सर इन पार्लिमानी जमातों ने करनी है। मेरी अर्ज मैं कह रहा हूं कि जो उनके बारे में कहा गया गलत कहा गया, नहीं कहना चाहिए किसी भी आईनी इदारे में। लेकिन आईनी इदारे में इस चीफ इलेक्शन कमीशन की तारीफ करना बड़ा नामुनासिब है। यहां तो बता दें ये सईद मेहंदी के साथ क्या है। इन्होंने कहा जी इलेक्शन जागा। रिश्तेदारियां तो सबकी हो सकती है ना, सबूत के साथ या तो बात हो, फिर वो 35 पंक्चर उसके बाद कहा सियासी बयान है। मैं तो ये चैलेंज कर रहा हूं कि ये इलेक्शन कमीशन धांधली की वजह बना हर इलेक्शन में। इस इलेक्शन की बात पर हर हारने वाले ने इल्जाम लगाया। डस्के वाले की बात आ जाते हैं। डस्के में तो खुद इलेक्शन कमीशन सोया रहा। कहते हैं जी रात 3 बजे चीफ इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को फोन किया, भाई रात 3 बजे आज मैं करूं कंटोनमेंट का, तो इलेक्शन कमीशन सो ही रहा होगा। भाई तेरे लिए क्यों जागे वो? तुमने वो स्टेज आने क्यों दी कि उधर 2 बंदे मर गए? जब उधर 12-1 बजे बंदे मरे, आपने उस वक्त पहला स्टेप क्यों नहीं लिया? आपने जब धुंध में बंदे नहीं पहुंचे, रात 3 बजे तक क्या इंतजार करते रहे? यही माजी में आशा गलतियां होती रही हैं। हाँ, फिर मामला ईवीएम का तो नहीं है ना, मामला तो और बहुत सी तरह का मुदाखलत का है। देखिए अच्छा एक सेकंड, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सुनिए। ना करे, लेकिन इलेक्शन इस्लाहत आनी चाहिए। और अगर नहीं, और कोई किसी की नीयत पे शक ना करे। एक सेकंड, एक चीज दिखाना चाह रही हूं। 7 करोड़ सिमें थंब इंप्रेशन के साथ जा सकती है, तो वोट क्यों नहीं डाल सकता? तो वोट क्यों नहीं जा सकता? अगर आपका अकाउंट ठहर जाए ना, इधर क्योंकि फ्रॉड करना चाहते हैं, फ्रॉड कैसे हो सकता है? फ्रॉड बंद ना हो। हुकूमती मुशीर सुनवाइए जी। शहबाज गिल साहब बता रहे हैं कि जो मोहर पिछले 70 साल इस्तेमाल हो रही है, वो अब इस्तेमाल क्यों नहीं होनी चाहिए, कैसे खराबी की जा सकती है, ये देखिए जरा। मैं अब अपने एक जवान से कहूंगा जरा कैमरा ऊपर फोकस कीजिएगा कि इस टेक्नोलॉजी को जरा फेल करके दिखाएं कि अगर पोलिंग रोकना है शाम के 3 बजे, पोलिंग स्टेशन 70 किलोमीटर दूर है, अब शहर से मोहर आ नहीं सकती 2 घंटे में 3 में, आपने पोलिंग रोकना है तो जनाब कैसे रोकेंगे ये जरा बताइएगा मुझे। इमरान साहब ये इनको जरा फोकस कीजिएगा। इन मुंह ही रख लो मेरा ख्याल तो। ये मैं जरा मुंह की बजाय हाथ से कोशिश करता हूं। ये जनाब ये एक और मोर थी मेरे पास, ये उतर गई। इसको अब आप अपनी जुराब में रख लें और रख के आप ले जाएं। तो अब ये ऐस ठुंठने वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की करेगा जी? वोट पड़ेगा, उस तो बाद इसके साथ वोट पड़ेगा शाम तक। शहबाज गिल साहब भट्टी साहब बता रहे हैं अपने जवान के जरिए कि देखें कैसे, ये मैं नहीं कह रही, ये हुकूमत के नुमाइंदे हैं कि किस तरीके 70 साल से तो इस मोहर से वोट डाल रहे थे। सुन लेना, नंबर 1 ये भी नामुनासिब तरीका है। देखें इलेक्शन कमीशन तरीका बता दिया कि अगर मोहर हाथ में हो तो इस तरह आप उसको बर्बाद कर यार मेरे सामने 180H में माल्डो इलेक्शन सेल बने रहे, कौन सा इलेक्शन वाला बंदा उधर आता रहा? सवाल ये है ना कि इस मुल्क में इंतखाबात के साथ जो मैनिपुलेशन है वो कहां से रुकेगी? भट्टी साहब, इफ्तिखार साहब इसकी दाइयां इलेक्शनों की, इन्हें पता है धांधली कैसे होती है। बड़े से बड़ा PhD का मुकाबला नहीं करता, सारी उम्र इन्होंने माशाल्लाह कवर किया है। हमारे सामने बैलेट पेपर चोरी होते रहे, बैलेट बक्स चेंज होते रहे, बैलेट पेपर जीतने वाले को जो हुकूमती बंदा होता था उसको 2 कापियां पहले मिल जाती, तो आगे मशीनें चोरी हो जाएंगी। तो जी इफ्तिखार साहब फरमाइए, शफाफ बनाए, अपोजिशन को राजी करके कोई एतमाद करने को तैयार नहीं है ना। जैसे समझदार आदमी जो से समझते हैं, IT के एक्सपर्ट बुला ले। सिर्फ खुदारा मेरा मौक़िफ़ है कि इसे शफाफ करने का तरीका अपनाया जाए। इफ्तिखार साहब ओवर टू यू। आज आप बड़े ऐनक में स्मार्ट लग रहे हैं। इफ्तिखार साहब मैं देखो दोस्त ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी बातें सारी दुरुस्त हैं। बहरहाल इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अदारे नहीं कराना, खा आप उनके हाथ में EVM दे दें या इस किस्म की जो बहुत बड़ा ड्रामा दिखा रहे थे आप, मतलब ये मजाक ना करें। अपनी अपनी ज़हनी जो क्या मैं कहूँ, जो आपके ज़हन में जो चीजें भरी पड़ी हैं उसका इजहार न करें। ये पाकिस्तान का इलेक्शन होना है और इसमें लाखों अमला होता है, इसमें कई 1-1.25 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन होते हैं। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने ही लोगों को इंतजाम करने, इनकी EVM तो मशीनों ने तो लोगों को नहीं लाना ना वहाँ पे।
ना तो ईवीएम की मशीन प्रिजाइडिंग अफसर का रोल अदा कर सकती है और ना ही ईवीएम मशीन जो है वो इफ्तिखार साहब, कतई कलामी की माजरत, बड़ा बुनियादी सा एक आपसे बात पूछना चाह रही हूँ। जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं 9 लाख ईवीएम्स चाहिए होंगे अगर इसके जरिए हम कराते हैं, 150 अरब रुपया चाहिए, फिर एक ट्रेनिंग चाहिए। मैं मान लेता हूँ, मैं देखो बेटे मैं बहस नहीं करता। देखें मेरे आदत ये है फजूल उलझन में जाने की। देखें ये बातें सब सही है कि इलेक्शन में खराबी होती है, धांधली होती है, दुनिया में होती है। अमेरिका का इलेक्शन हुआ उसमें धांधली हुई है, दोनों फ्री कैन अदालतों में गए हैं, राइट। तो क्या इस वजह से इलेक्शन ही ना कराया जाए? ईवीएम के मसले के ऊपर मैं हैरान रह गया हूँ कि इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल कमेटी का इजलास 15 को होना था और 15 के इजलास से पहले ही उन्होंने फैसला कर दिया कि पार्लियामेंट से ईवीएम को शुरू करा दिया जाए। बिल्कुल। असल में समझ जो बात नहीं आ रही है वो है इतनी जल्दी क्या है। मैं माने लेता हूँ एक दो बातें। मरदमशुमारी की एकदम याद कैसे आ गई? अब मरदमशुमारी की याद इनको क्यों आई? यही देखिए ऐसी छोटी बातें नहीं है। मैं दोस्तों का मैं एहतराम करता हूँ, आई लर्न फ्रॉम देम। अब वो ये कहते हैं कि जनाब अब पॉपुलेशन के बजाय वोटर लिस्ट की बुनियाद पर हल्का बंदी जो करने का बिल उन्होंने पिछले पास किया वो आएगा। अब ये इतनी खतरनाक बात है, इसकी गहराई में अगर आप जाएं, इस पे अगर डिबेट करें और ये भट्टी साहब अगर वक्त इनके पास हो तो सोचे जाके कि जो इलेक्शन एक 2017 में जो तरमीम उस दिन पार्लियामेंट में इतनी जल्दी कराई गई उसमें जो ये लफ्ज चेंज कराया गया कि पॉपुलेशन की बजाय वोटर लिस्ट की बुनियाद पर हल्का बंदी कराने का बिल मंजूर हुआ। और मैंने कहा कि वोटर लिस्ट बनाने का अख्तियार जो पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास था उससे लेके नाजरा को बताया कि बहुत छोटी चीजें नजर आती हैं। नहीं, मैं छोटी चीजों को एक्सप्लेन करूंगी। एक मिनट बहुत छोटी चीजें नजर आती हैं, सारा कुछ इन चीजों में छुपा हुआ है। बाकी इलेक्शन कमीशन ने एक बात कही है, उन्होंने कहा जी कि जो हदायत हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की थी उसके ऊपर हमने तैयारी करके रिपोर्टें भिजवा दी थी पार्लियामेंट में। अफसोस की बात है कि पार्लियामेंट ने उस रिपोर्टों को पढ़ा नहीं। ये पार्लियामेंट आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक बात और पूछनी है। अभी आपने जिक्र कर ही दिया ज्वाइंट सेशन का। ये फरमाइएगा कि अगर हुकूमत इलेक्शन इस्लाहात बिल को अब ज्वाइंट सेशन में ले आती है और ये पास हो जाता है, सो इसका मतलब ये हुआ कि मामला सेटल हो गया है या ये तूल पकड़ेगा तनाजा? नहीं, क्योंकि अपोजिशन रोक तो सकेगी नहीं, ये नजर आ रहा है। नहीं तूल नहीं पकड़ सकता। ये इलेक्शन तयशुदा इलेक्शन है अगले 5 साल इमरान खान के। चलें जी, मामला सेटल्ड है। मैं आपकी तरफ आऊंगी। कंवर दिलशाद साहब, जो अभी बात की है 2 इश्यूज के ऊपर, एक तो नादरा के पास जाने का कि वोटर लिस्टें बनाए, दूसरा पॉपुलेशन की बजाय हल्का बंदियां। ये जितने छोटे छोटे पॉइंट है जिन्हें वो कह रहे हैं, कहने को तो छोटा लगता है, आपकी राय में ये शफाफ इंतखाब की तरफ मामले को लेके जाएंगी छोटी छोटी बातें, या जो कोई हुकूमत में बैठा होगा उसके कंट्रोल में मामला और चीजें आ जाएंगी और फिर इलेक्शन को मुतनाज़े बनाएंगी? असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ा सख्त स्टैंड लिया है। उन्होंने बाकायदा पार्लिमानी मिनिस्ट्री को भी ख़त लिख दिया और उसकी रोशनी में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी मुलाकात की है। ये जो नादरा को जो इख्तियार दिए गए, ये बहुत बड़ी गहरी साजिश थी। ये अब मैं उस साजिश का जिक्र आपके यहाँ नहीं कर सकता, मुझे मालूम है वो साजिश समझ में आ जाए, लेकिन वो नहीं अभी नहीं, वो अभी वक्त नहीं आया, तो मैंने वक्त बताएंगे आपको। एक तो सियासतदान तो सारे वक्त रोकते हैं, कंवर दिलशाद साहब आपको भी वक्त नहीं वो मुझे पता है वो साजिश कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी। अच्छा, अब लेकर वो ख़त्म कर दिया ना, वो वहाँ से डिलीट कर दिया। अब वो चूँकि आयन के खिलाफ था, और वो अटॉर्नी जनरल ने भी वो शिक निकाल दी। इसके बाद आपका जो पॉपुलेशन की बुनियाद की बजाय वोटर लिस्ट में जो बढ़ रही थी, वो भी शिक निकाल दी अटॉर्नी जनरल ने कि ये भी आयन के खिलाफ है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को तस्लीम कर लिया। तो ये तो मामला चैप्टर क्लोज हो गया, ये दोनों शिकें निकाल दी गई हैं। अच्छा, अब बाकी रह गया कि जैसे हमारे दोस्त आर हमीद भट्टी ने भी कहा, इफ्तिखार साहब ने भी कहा, अब असल मसला यह है कि 15 सितंबर को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बड़ी अहम मीटिंग हो रही है इलेक्शन कमीशन में, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के लोग भी आ रहे हैं, देख रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन के तमाम जवाब जो एतराज़ात किए हैं उसका हल निकालने के कोई रास्ता निकाल रहे हैं, लेकिन हल नहीं निकला। 2023 के इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं होना, वो इलेक्शन कमीशन अपने एक हुकूमत कह रही है आने वाला इंतखाब 2023 में या जब भी हो ईवीएम के थ्रू होगा। यहां तक कह रहे हैं शिबली फराज, अपोजिशन आए इजलास में ना इजलास में आए, कानून पास होगा। बार बार वुज़रा कह रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं ईवीएम पर नहीं होगा?
कानून जो होता है वो कानून साजी हो रही है, वो एक्ट में तरमीम हो रही है। जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी ना 18 अगस्त को, उसने इसको नल एंड वाइड करार दिया था ना एक ऑर्डिनेंस के जरिए। उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट ने अपना भी एक इंटेग्रिटी देखनी है, तो ये अपना जो है ना इस एक्ट बना ले, इस एक्ट की कोई वैल्यू नहीं, चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एक मिनट। अच्छा। अब मेरे एंकर साहब, अब आपको समझ आया कि ये कितना खौफनाक क्राइसिस क्रिएट होने वाला है? सर कर कौन रहा है क्रिएट? नो, एक सेकंड, ये फरमाइए। कौन कह? हमारे सामने सब कैरेक्टर मौजूद हैं। अब ये जो बात तो यार आपको भी पता है, इफ्तिखार भाईजान, कमर दिलशाद साहब को भी पता है, मुझे भी कुछ बता दें ईमान से, मैं भी लाहौर में रहता हूं। थोड़ा सा हल्की सी टिप दे देना। आपने हमें सिखाया है कि वो जर्नलिस्ट नहीं है जिसे खबर की टिप मिल जाए और वो सो जाए, खबर ट्रेस ना करे। भट्टी साहब जानना चाह रहे हैं, बता दें। भट्टी, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट यू, आई डोंट वांट टू गो इनटू आर्गुमेंट विद यू। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं सिंपल सा एक सहाफी हूँ। मैं कानून की वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कानून मेरे सामने पेश किया गया। 2 पॉइंट जिसमें कंवर ने कहा कि वो अटॉर्नी जनरल ने राइट ऑफ कर दिए, मेरे लिए वो बहुत ही भयानक थे और मैं उसमें बहुत गहरी साजिश को इसलिए ढूंढ रहा था कि जो नई मर्दमशुमारी कराने का फैसला किया गया इलेक्शन से पहले, वो की बुनियाद और उस फिक्रे की बुनियाद का आपस में तल्लुक है। शुक्रिया। अगर कंवर साहब कहते हैं कि अटॉर्नी अच्छा, मैं मुझे फिनिश करने दो प्लीज। हाँ जी। दूसरी बात यह है, जो बात कही है कंवर दिलशाद ने, कि जो सेटअप आएगा जी वो इसको अनडू कर सकता है। तो मैंने तो आज की डिबेट में ये कहा था कि वी आर हेडिंग फॉर ए बिग क्राइसिस, मैंने ये फिक्र कहा था और मैं उस पर बिल्कुल इन्हीं बुनियादों पर। बट आपने ये भी कहा कि अगले 5 साल इनके हैं, ये चलेगा निजाम ऐसे काम। वो बिल्कुल अच्छा, अब मेरी अर्ज ये है, मेरी ख्याल है कि अर्ज के साथ ये भी बता दें कि पास करा लेगी हुकूमत और उसका कोई मकसद भी नहीं है और ऑपोजिशन भी कहीं नहीं है, ना ऑपोजिशन कहीं है ना इलेक्शन। कंवर दिलशाद साहब को भी पता है, इफ्तिखार साहब को भी पता है ये गेम कौन खेल रहा है और मुझे भी पता है, लेकिन मेरे में तो इतनी ताकत नहीं है मैं बात कर सकूं। अब ये बहादुर लोग हैं, ये करे ना करे इनकी मर्जी। ये गेम कोई और खेल रहा है, ये पत्ते किसी और के पास है, जुबान किसी की है, इल्फाज किसी के है, तहरीर किसी के। मैं इतना मेरी इतने में जुर्रत है, मैं कह रहा हूँ मुझे पता है ये कहाँ गेम में हो रही है। इन दोनों से बाहर को मुझसे ज्यादा पता है। और ये तो हमने कुकड़ियां लड़ा रहे हैं, लड़ते रहो, पीछे तो बिल्ली ने खा जानी है सारी रोटी। ये अब इन सबको पता है। ये सारी गेमें बिला वजह नहीं होती, इसके पसे पड़ता है माइंडसेट बैठे होते हैं, सोचते रहते हैं बताए हालात कैसे खराब करने हैं। हम सब बच्चे नहीं हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में आजादी है, सहाफत, हुकूमत अपना मंशूर और एजेंडा मुकम्मल कर रही है। वो एक स्टेप करते हैं, दूसरा स्टेप करते हैं, हमने वादे किया, आप उनको किसी खाते में नहीं डाल रहे। उन्होंने इन्हीं बातों पे तो वोट लेने हैं। फिर ये है, देखें आजकल फेक न्यूज का बड़ा चर्चा चल रहा है, नहीं होनी चाहिए। तो मैं बताऊं फेक न्यूज की जो चर्चा चल रहा है, जो फेक टीवी की रेटिंग करते हैं ना, वो उसकी सरपरस्ती करते हैं। फेस रेटिंग की जो रोजाना रेटिंग आती है, इसको हो पीबीए उस पर बोले। और यार छोड़े, इस मुल्क में हर बंदा अपना मफाद ढूंढ रहा है। और यार पाकिस्तान में शिफाफ इलेक्शन कराने का रास्ता अपनाएं। कंवर साहब मैं गलत कह रहा हूं, उसको सब स्टेक होल्डर बैठे एक दफा रास्ता निकालना चाहिए। हारने वाला जीतने वाले को मुबारक दे, बस वो कोई तरीका कानूनी हो। सब कह रहे हैं रास्ता निकालना चाहिए, सब कह रहे हैं हम इस्लाह चाह रहे हैं, इंतखाबात शफाफ होने चाहिए, एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा। और जो कंवर साहब ने बात की कि ईवीएम पर अगला इंतखाब नहीं होगा, एक सेंसस की भी बात की गई कि अगला इंतखाब नए सेंसस के बाद होगा, क्या वो भी मुमकिन रहेगा या नहीं? इस ब्रेक के बाद कंवर दिलशाद साहब, 2023 के इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे तो आपने क्लियर बता दिया है कि आपकी राय है नहीं होगा, क्या ये मुमकिन होगा कि नए सेंसस पर अगला इंतखाब? देखो जी, बात ये मैंने इसलिए कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसको आप स्टेप बाय स्टेप करें। लाहौर, कराची, पेशावर, कोटिया में कर ले। इंडिया ने अगर 25 साल लगाए हैं तो आप कम से कम 5 साल लगा लें, लेकिन स्टार्ट करें इस सिस्टम को और जहाँ खामी है वो दूर करें। ये हमारा पॉइंट यही है। मैं 2023 में इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि मुमकिन है चंद शहरों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो उसका नफाज हो जाए और इलेक्शन एक्ट के तहत जो तरमीम हो रही है उसकी भी रवादारी पूरी हो जाएगी, वज़ादारी पूरी हो जाएगी और इलेक्शन पाकिस्तान भी चंद शहरों में ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तजर्बा कामयाब हो या ना हो वो करवा देगा। लेकिन जहाँ तक मामला है मर्दमशुमारी का, ये बड़ा सेंसिटिव मसला है कराची में।
वो इस पर ये बड़ी अहम इस पर पेशरफ ये होनी है। अगर आपने 2023 में कैसे आप करवाएंगे मर्दमशुमारी? आप ये देखेंगे इलेक्शन तो आपके हो रहे हैं अक्टूबर 2023 में। जनवरी, वो कह रहे हैं कि जनवरी 2023 तक वो मुकम्मल कर लेंगे ये मर्दमशुमारी, और ये पूरे मुल्क में होनी है। बजट रख दिया गया है, विफाक पहले ये कराएगा, फिर हल्का बंदियां कराएगा, फिर इलेक्शन में जाएगा 2023। ये कल उन्होंने कहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हल्का बंदी भी करवाएं, मर्दमशुमारी भी करवाएं। तो आप ये बताइए कि 9 लाख जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जो माहिरीन होंगे उनको कौन ट्रेनिंग देगा? इलेक्शन टाइम कहाँ मिलेगा? हल्का बंदी भी कराए, मर्दमशुमारी भी कराए, लोकल गवर्नमेंट के इंतखाब भी करवाए जो 2022 में होने हैं। तो ये सारे मामला इलेक्शन में पाकिस्तान कैसे करवाएगा ये? तो वो तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है, इसको आप बाद में रखें। ये बाकी डिलिमिटेशन भी हो जाएगी, मर्दमशुमारी भी हो जाएगी और लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात भी हो जाएंगे। तो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो स्टेप बाई स्टेप कर लें। तो ये सारे मामले मिलजुल के करें ना। इस तरह आपने जिस अंदाज से तनकीद की है, आप परसों जो इजलास हो रहा है इलेक्शन पाकिस्तान का, उन पर जो नोटिस जारी होने हैं तो वह भी अच्छा खासा एक बुरहान पैदा होगा। वो बड़ा सख्त किस्म का नोटिस जा रहा है, शौकास जा रहा है। अच्छा, बुरहान भी स्टेप बाय स्टेप। इफ्तिखार साहब, आप भी बुरहान की जिक्र कर रहे थे। ये फरमाइए कि 2017 की जो मर्दमशुमारी थी मुतनाज़ रही है। अब जिस बायस ये हुकूमत कहती है कि अगले इंतखाब से पहले हम मर्दमशुमारी दोबारा करवाएंगे, क्या इस पर इत्तेफाक हो जाएगा इन सब का? और ये जो अगले हफ्ते में तमाम वाक़यात अनफोल्ड हो रहे हैं, ये कुछ हमें सहूलत की तरफ या बेहतरी की तरफ जाएंगे, या जो वो कह रहे हैं कि बहरान ही है? अब सिर्फ उनको इत्तेफाक राय की जरूरत नहीं, उनके पास पावर है पार्लियामेंट के अंदर। वो पार्लियामेंट में जो चाहें लाएंगे और उसको पास कराएंगे, उसको कानून बना देंगे। उनको इत्तेफाक राय की जरूरत है ही नहीं है। आप समझ ही नहीं रहे हैं। मलिक असद साहब ने कहा कि हम मर्दमशुमारी कराएंगे और हमारा नया ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इस मर्दमशुमारी के बाद 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर है। ये मैंने नहीं कहा, ये असद उमर साहब फरमा रहे हैं। ये वही असद उमर साहब हैं जिन्होंने पिछले दिनों कहा था वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। देखें, ये जो पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सब पे रहम करे और इन पर भी रहम करे। अल्लाह ताला इनको भी समझने का हौसला दे कि पाकिस्तान की चीजें क्या हैं, पाकिस्तान के जमीनी हकायक क्या हैं, और ये जिद में मत आए। ठीक है, पावर में सब कुछ आए के लोग करते हैं, पावर को लोग समझते हैं कि वापस कभी नहीं जानी, लेकिन पावर हमेशा के लिए नहीं होती है। इसको जो या मतलब मुझे एक बात बताएं, एक इलेक्शन पिटीशन मैंने करनी है किसी आदमी ने, उस ईवीएम मशीन के जरिए मैं कैसे इलेक्शन पिटीशन करूंगा? मुझे क्या पता उस किसने अंगूठा लगाया था, कहाँ अंगूठा लगाया था, उसकी पेपर ट्रेल कितनी बड़ी पेपर ट्रेल है, नहीं है पेपर ट्रेल। क्या बायोमेट्रिक अटैच करके क्या बैठकर बातचीत नहीं की जा सकती है? बायोमेट्रिक नहीं, खेल ये नहीं है। सिंपल खेल ये है कि इनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद वोटरों की सपोर्ट से ये नहीं जीत सकते। वोटर की सपोर्ट से नहीं जीत सकते। तमाम स्टडीज इन्होंने करवा ली हैं तमाम। और सुने एक बात, ईवीएम में इतना आसान है कि जहाँ पे 1000 और 5000 वोटों का फर्क है, एक छोटे सा रत्ती सा उसमें फर्क डालना है। मतलब चूंकि मैं IT का माहिर नहीं हूँ, ऐसे ही इशारा ये करना है। वो 1 और 5000 से जब फर्क पड़ा है, वो A जो है वो B बन जाएगा, B A बन जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ना, मशीनें वो मैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोट उस वक्त होना चाहिए तमाम सियासी जमातें मुतफिक हो, बिल्कुल। लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इससे पहले जो इलेक्शन हो रहे हैं वो ज्यादा खौफनाक जालसाजी होती है। मेरी आंखों में 2-2 एक बहुत बड़े डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इसकी इस्लाहत करें, मैं कह रहा हूँ ये मशीन में तब्दीली ले आए, 1001 आईनी माहिरीन ले आए, और लेकिन जो माजी में मेरे सामने लोगों तो भाई माजी से बाहर कैसे निकलूं? अगला इलेक्शन होना है, हारने वाला फिर कोई इल्जाम लगाएगा तो क्या करेंगे मैं और आप? नहीं, बट ऐसे में इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है ना। मैं तो रहूंगा माजी में, अभी मुस्तकबिल आया नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अगले इलेक्शन फिर होते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी वे फॉरवर्ड निकालना है। क्या ईवीएम शफाफ इंतखाब कराएगी? मैनिपुलेशन रुक सकते हैं, एक थोड़ी है प्री से पोस्ट तक है। अच्छा, मेरी यही सबमिशन है, इसका कुछ तरीका होना चाहिए। आइंदा जब भी हो इलेक्शन, हारने वाला जीतने वालों को मुबारक दे। सर, जब कहा जाए, जब हुकूमत के वुज़रा कहें अपोजिशन आए ना आए, यार ये फिर इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। सुबह 50,000 रुपए दे, मैं एक घर में
2097 में मैं वोटिंग लिस्ट पे काम कर रहा था, एक घर में 165 वोट थे, वो प्लाट था। मैं इलेक्शन कमीशन के पास चले गया, मैं कहा सर ये तो प्लाट है, कहता दरखास्त दे यार ये सब कहने की बातें हैं। कहने की क्या, आप मेरे सामने आ जाए, कल लोग बदलते हैं। अच्छा चलिए कंवर दिलशाद साहब का बयान लेते हैं कि मेरे क्या भाई आप मुझसे ज्यादा इलेक्शन है ना। अच्छा नहीं है, आप वोटर लिस्ट, लेकिन हमारा मसला तो 2021 में वही है जो 1997 में था। प्रोग्राम करते हैं। आज वोटर लिस्ट में मेरी शक्ल भी है, मेरा फोटो भी है, मेरा शनाख्ती कार्ड भी है। मैं कह रहा हूँ आप ले आए, मैं आपको साबित करता हूँ। मैं नाम ये है कि मेरा अपना वोट लिखा है। बहस में नहीं जाना अच्छा चाहता। चले करूंगा। बाकी सब एक सेकंड, आपका वोटर, आपका जो वोट है उस पर शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखा हुआ है ना कागज में, जो रजिस्टर होती है। अब आपकी शक्ल, आपकी मुझे फोटो है ना, सिर्फ एक मौका दे देंगे ना, एक सेकंड को, फिर नहीं हाँ या ना है या नहीं है। नहीं आप हाँ या ना, ये क्लास लगी हुई है, यस सर नो सर। अच्छा कंवर दिलशाद साहब से मुझे पूछ रहे थे एक बात, ये इलेक्शन कमिशन की जिम्मेदारी है शफाफ इंतखाब कराना, हुकूमत चाहे कानून साजी कर ले। मैं आपको वोटर लिस्ट ले आऊंगा 20 की, हल्के 20 के, ये जिसमें कुलसूम है, उसमें एक बंदे के अगर 5 वोट ना बने हुए तो मैं जो सजा कहेंगी चोर की वो मुझे। ठीक है, लेकिन मुझे कंवर दिलशाद साहब ये फरमा दीजिएगा कि अगर ये कानून मंजूर हो जाता है ज्वाइंट सिटिंग के बाद, तो इलेक्शन कमीशन अगला इंतखाब शफाफ करा लेगा, जिसको सब मान लेंगे कि शफाफ इलेक्शन हो गया। मैं एक सवाल करूंगा जाने से पहले, एक मिनट ठहरो, एक सवाल मैं कर लूं। कर ले जी कंवर साहब, इनका सवाल भी ले लें। हाँ जी कंवर साहब, मेरा सवाल ये, मेरे दोस्त ने कहा है कि वो एक लिस्ट लेके आएगा जिसमें 5 आदमियों के जाली वोट हैं, इसने यही कहा ना। तो मैंने कहा एक आदमी के 5 वोट है भाई, पूरी लिस्ट में नहीं, मान लिया। अब मुझे बताओ वो ईवीएम जो है वो कैसे इसको पकड़ेगी? नहीं मैं यही कह रहा हूँ, उसको शफाफ बनाए। मैं तो खुद आपकी बात को कह रहा हूँ, चलिए इसमें कंवर दिलशाद साहब बताएंगे ना। कंवर साहब, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो लॉ ऑफ लैंड पर अमल दरामद कराने का पाबंद है, लेकिन उसके लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जब इलेक्शन एक्ट में मंजूरी आ जाएगी तो रोड मैप तैयार करेगा, और रोड मैप में वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप तमाम इंतज़ामी मामला जो हैं, जितने भी उसके टेक्निकल हैं, इंजीनियरिंग का मामला है, जितना मामला है, वो आहिस्ता आहिस्ता एक कमेटी मुकर्रर कर देंगे, और कमेटी जो है वो इसको मुताबिक चलेगी। वो कहेंगे हम ये काम शुरू कर दिया है, हमने रोड मैप हमारा बन गया है, अब मुमकिन है 2023 में हम तजर्बा करके देख लेंगे, बाकी 2028 में कर लेंगे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कानून की पासदारी भी हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बाद शहरों में उसका नफाज भी हो जाएगा, उसको लागू भी कर देंगे। अच्छा बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। बात यहाँ कंक्लूड हो रही है, जिद नहीं करनी एक दूसरे के साथ, वे फॉरवर्ड निकालना है, हुकूमत को लीड लेना होगी, कदम ब कदम आगे बढ़ा जाए, तमाम जमातें और इदारे ऑन बोर्ड हों, और फिर इंतखाबी इस्लाहात को मुमकिन बनाया जा सकता है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।